हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन जो आपकी है अपवर्ड है, तो इस पे अगर पॉजिटिव, ये भी ध्यान आपको रखना है बेटा, ये जो कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, बॉब पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, जनरल केस में टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, आप फिर सेकंड पेपर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज वगैरह बताया जाएगा, तो हम पॉजिटिव नेचर का ही लेते हैं जनरल वे में। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे पार्टिकल के बॉब पे चार्ज कुछ भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, बट हम लोगों ने जो कंसीडर किया वो पॉजिटिव कंसीडर किया है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉब है और फील्ड की डायरेक्शन आपका अपवर्ड है, तो याद रखिएगा बेटा, जो लोग आपको अगले 11th के साथ स्टडी कर रहे हैं उनको भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो आप याद रखना पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लगते हैं तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन होता है फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो वहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, इतने से फिलहाल अपना यहाँ काम चल जाएगा। और फोर्स की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स Q इंटू ई के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड Q E के बराबर होगा। डायरेक्शन डिपेंड करेगा आपका चार्ज के नेचर पे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में होगा बेटा, चार्ज अगर निगेटिव होगा तो फील्ड के आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या आपका हो रहे हैं, ये आप देखो बेटा, इसकी वजह से चूंकि फोर्स ऊपर लग रहा है तो वेट, इफेक्टिव वेट में डिक्रीजमेंट आएगा, और जब इफेक्टिव वेट में डिक्रीजमेंट आएगा बेटा तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी में भी क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू आएगी इफेक्टिव जी इफेक्टिव उसे हम लोग कह लेंगे। ठीक है, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगा जी माइनस क्यू ई बाई एम। ये जी है और ये बेटा क्यू ई है, क्यू ई बाई एम। ठीक है, क्योंकि एफ इक्वल टू, यहाँ पे देखो जो फोर्स आपका लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ई है, तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन आपका डेवलप होगा उसकी वजह से वो फोर्स बाई मास हो जाएगा। बाप का मास आपने एम कंसिडर किया है तो क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो ये इफेक्टिव जी की वैल्यू हो गया। सो टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू होते हैं टी इक्वल टू 2 पाई रूट, हम लोग पढ़ते थे एल अपॉन जी, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव आप लिख लेना बेटा। तो जी इफेक्टिव की जगह पे रखने 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गई बेटा जी माइनस क्यू ई बाई एम। ठीक है, क्यू ई बाई क्या हो गया, एम। तो टाइम पीरियड की वैल्यू इस कंडीशन में अगर फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है तो यहाँ पे लिखेंगे इफ बॉब इज पॉजिटिवली चार्ज, पहला पॉइंट बनाएंगे, इफ बॉब इज positively charged and electric field directed upward अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्टेड अपवर्ड है, ऊपर की तरफ उस पर अगर काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन हमारा बन रहा है बेटा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी माइनस क्यू ई बाई एम के बराबर हो जाएगा। जी माइनस क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम के बराबर होगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला केस हो गया था, ये फर्स्ट पॉइंट बेटा। सेकेंड पॉइंट होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, या यहाँ पे लेंगे बाब, ऐसा सीधे लिखो बेटा, बाब इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और पहला पॉइंट इसका बनाना इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड कर दो, दूसरा लिखना इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा हमारा डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका डायरेक्टेड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो जैसे यहाँ डायग्राम हम लोगों ने बनाया था बेटा, ये मेन पोजीशन है, हमने थीटा एंगल पे इसको शिफ्ट किया, बाकी इस फैक्टर नहीं दिखाया चूंकि बाकी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, इससे केवल उसके इफेक्ट को हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो लेंथ आपने बाप को कितना लिया, एल लिया बेटा, मास हमारा हो गया mg। ठीक है, और इस पे चार्ज आपने प्लस क्यू लिया है, फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी डाउनवर्ड है, तो इस पे फील्ड की वजह से जो फोर्स हमारा अप्लाई होगा बेटा वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू ई की वजह से भी जो फोर्स हमारा लगेगा क्यू ई वो भी डाउनवर्ड। आपकी बात देखो mg भी डाउनवर्ड है, mg भी डाउनवर्ड, क्यू ई भी डाउनवर्ड, तो दोनों का इफेक्टिव यहाँ पे जब लिखेंगे
तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू अब की बार आएगा, चूंकि उसको सपोर्ट करेगा, तो जी प्लस क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी जो है, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इफेक्टिव काम करेगा उस बॉब पे, उसकी वैल्यू आएगी जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो यहाँ से टाइम पीरियड हो जाएगा, सो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी प्लस क्यू ई बाई एम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, क्या टाइम पीरियड की वैल्यू होगी उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी प्लस क्यू ई बाई एम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। अगर फील्ड अपवर्ड है डायरेक्टेड, तो उस केस में आपका टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी, टी इंक्रीजेज, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज टी इंक्रीजेज, टी की वैल्यू ऐसे केस में इंक्रीज करती है। और यहाँ पे दैट इज होगा टी डिक्रीजेज, टी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है, टी की वैल्यू डिक्रीज करती है, वहाँ पे टी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एक कंडीशन में टी की वैल्यू इंक्रीज करती है, दूसरी कंडीशन में टी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है। क्या होगा, कैसा होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। टी की वैल्यू कब बढ़ेगी, टी की वैल्यू कब घटेगी, क्या होगा, वो चीजें हम लोग यहाँ से इंडिकेट कर लेते हैं। क्लियर है इतना? तो ये केस आपके होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा जो क्वेश्चन आपको अराइज होता है। ठीक है, अगर आप किसी लिक्विड में ले लीजिए, क्या लिया बेटा, किसी लिक्विड में अगर किसी सिंपल पेंडुलम को रख दिया जाए तो पूछा जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो क्या करेंगे, सेकंड केस, ये चीजें समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि ऑसिलेशंस इन लिक्विड। ये तो थोड़ा हमारा बेटा ऑसिलेशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम लोग लिखेंगे बेटा सेकेंड बनता है बेटा ऑसिलेशंस इन लिक्विड। ऑसिलेशंस इन लिक्विड, अगर आप लिक्विड के अंदर बॉब को डिप करते हैं बेटा, उसमें ऑसिलेट कराते हैं, तो सिचुएशन क्या बनेगा। देखो जो बॉब होगा बेटा, बॉब का अपना कुछ ना कुछ मास होगा, और दूसरा चीज है उसके द्वारा कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा। हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था बेटा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी लिक्विड में आप डिप करते हो तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में जब डिप किया जाता है तो उस पर क्या काम करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है बेटा। ठीक है, उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है, और जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी, जो हमारी क्या होती है, अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो आपका होता है, ठीक है, उसकी वजह से इफेक्टिव वेट की वैल्यू घट जाती है। और जब इफेक्टिव वेट की वैल्यू घटेगी तो रियल सी बात है, हमारा जो जी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो घटेगा, इफेक्टिव जी की वैल्यू घटेगी, और इफेक्टिव जी घटेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ जाती है। तो ये केस आपका होता है जब जी के टर्म में लेंगे, तो वहां पे टाइम पीरियड की जो वैल्यू आपकी आती है, टी की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाती है। कैसे, इफेक्टिव जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको आप डिप करेंगे लिक्विड में ना, तो वहां पे जो वैल्यू हमारी आ रही होगी, जो वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाती है बेटा। वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाती है। तो कैसे निकालेंगे, क्या रखेंगे, तो टाइम पीरियड बोला जाता है। हमने अगर बॉब को जो लिया बेटा, सपोज दैट ये बॉब है, किसी पोजीशन पे है, ठीक है, बॉब है किसी पोजीशन पे है, तो वेट तो हमारा डाउनवर्ड ही काम करेगा। वेट जो होगा वो कितना काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा। तो वेट आपका mg हो गया। ठीक, ये मान लें किसी लिक्विड में फिल किया गया, किसी लिक्विड में क्या किया गया, इसको फिल किया गया बेटा। एक लिक्विड है जिसके अंदर इसको फिल किया,
रखा गया है, लिक्विड में डिप किया गया, फिल नहीं कहा हो, अब डिप किया गया है, ठीक है, प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा, इस पे बॉडी पे जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा, वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा, इस पे अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, मान लो वी रो इंटू जी, ठीक है। अगर जो अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है, दो चीजें आप ले लीजिए। अगर हम लोग क्या डेंसिटी जो ले लेते हैं, जो लिक्विड की डेंसिटी है, अब कभी कभी लिक्विड की डेंसिटी को हम रो से दिखा देते हैं, कभी कभी बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो डेंसिटी आपकी है उसको सिग्मा से ले लीजिए, तो बॉडी की डेंसिटी को रो से दिखा दीजिए। तो कंडीशन क्या लिया, अगर पेंडुलम की डेंसिटी को हम रो से ले लें, रुक जाओ बेटा, इसकी ऐसा कर लेते हैं, लिक्विड की डेंसिटी को हम लोग सिग्मा दिखा लेते, तो ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा हम यही लिख लेते हैं, एफ अपथ्रस्ट, इसकी वैल्यू आएगी वी बाब इसका वॉल्यूम जो है वी है, इंटू सिग्मा इंटू जी, और एम जी की जो वैल्यू आएगी वी रो इंटू जी। अगर इसकी डेंसिटी हमारी बॉब की डेंसिटी रो है, ठीक, तो वी रो जी। अब यहाँ पे केस क्या होगा, जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी जी की वैल्यू, तो वहां पे जैसे चेंज करते थे हम लोग, यहाँ पे भी बात करेंगे बेटा वैसे ही। तो इफेक्टिव वेट एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। तो इफेक्टिव वेट की जो वैल्यू इस केस में होगी बेटा, इफेक्टिव वेट ऑफ बॉब इन लिक्विड, ठीक है, तो उस केस में होगा एफ इफेक्टिव, या एम जी इफेक्टिव कर लो बेटा, एम जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी वो, इसका तो एम जी है, माइनस एफ अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा बेटा। और एम जी की जो वैल्यू है वी रो इंटू जी माइनस वी इंटू सिग्मा इंटू जी। देखो वी जी कॉमन हो जाएगा बेटा, वी जी कॉमन हो गया, रो माइनस सिग्मा हो गया, ये एम जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गई बेटा, ठीक। एम जी किसकी वैल्यू हो गई, हमारी इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से अगर जी इफेक्टिव करेंगे आप, किसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं बेटा, अगर जी इफेक्टिव की वैल्यू करेंगे तो उस कंडीशन में वहां से हमारा डिवाइड हो जाएगा बेटा, किससे, एम से, मास से डिवाइड हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी ये आएगा वी रो सॉरी वी जी ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा अपान एम की जो वैल्यू मास आपका है ये वी इंटू रो के बराबर होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि रो डेंसिटी बॉडी का लिया, तो बी भी हमारा कैंसिल हो गया, बी भी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो जी इफेक्टिव जो हमारी वैल्यू आ रही है ये जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा बाई रो के बराबर आ गया, ये इफेक्टिव की वैल्यू ये आ गई बेटा। अब यहाँ से अगर टाइम पीरियड आप रखेंगे, क्या करेंगे आप, टाइम पीरियड की वैल्यू अगर आप रखते हो, ठीक है, एक चीज और आप कर सकते हैं, इसको अगर ओपन कर लो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तब हम आगे रखते हैं जी इंटू रो, ठीक है, तो जी पूरे में अगर कॉमन करेंगे तो जी कॉमन होगा बेटा, रो बाई रो 1 होगा सिग्मा, तो ये आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बाई रो के बराबर हो गया, ये लिखो ऐसे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जी इफेक्टिव कर दो जी ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाई रो। आगे हो जाएगा टाइम पीरियड की जो वैल्यू लिखेंगे तो टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल अपान जी इफेक्टिव आएगा। तो वैल्यू यहाँ से जब रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी की जो वैल्यू आ रही है मेरे जी ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बाई रो के बराबर हो गया। तो ये टाइम पीरियड हो गया किसका, किसी सिंपल पेंडुलम का, अगर उसे किसी लो डेंसिटी के लिक्विड में रख दिया जाए, सिग्मा डेंसिटी के लिक्विड में रख दिया जाए, और उसके जो क्या है डेंसिटी बाब क्या है वो रो है, यहाँ पे कौन क्या है इसको लिख लेंगे वेर सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रो डेंसिटी ऑफ बॉब, जो बॉब जिसका बना हुआ उसकी डेंसिटी बेटा रो है, और सिग्मा जो है वो डेंसिटी हमारे लिक्विड की है। अब क्योंकि लिक्विड में बॉब डिप कर रहा है इसलिए यहाँ पे रो की जो वैल्यू होगी हमेशा बेटा सिग्मा से ज़्यादा होगी, सिग्मा से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, तभी वो लिक्विड में डिप करेगा, अदरवाइज फ्लोट करने लगेगा, जब फ्लोट करने लगेगा तो ऑसिलेशन नहीं होगा, उस केस में बेटा ऑसिलेशन नहीं होगा, ठीक। अभी 1 में से इतना फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमेशा जो वैल्यू होती है टी की वैल्यू वो इंक्रीज कर जाती है, टी की वैल्यू जो लिक्विड में अगर डिप करेंगे
तो एयर के रिस्पेक्ट में हमारा वैल्यू बेटा जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया किसी लिक्विड में अगर किसी भाप को डिप करते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी उसके बेस पे दिखा देते हैं। अगला होता है बेटा, आपको लिफ्ट कंडीशन हमने बताया था, ठीक है। लिफ्ट में आपको कंडीशन बताई गई थी, तो बोला जाता है पेंडुलम इन ए लिफ्ट। अगर किसी लिफ्ट में कोई पेंडुलम को रखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी, वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, तो पेंडुलम इन ए लिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया, समझ गए। लिक्विड में डिप किया तो ये होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एयर के, इस पे भी टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम increases when pendulum increases when it is shifted from air to liquid, air to liquid, ठीक है। तो उस केस में जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है बेटा वो इंक्रीज किया जाएगा जब उसे हम एयर से लिक्विड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव जी की वैल्यू जो होती है वो घट जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, समझ गए इतना बेटा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बनता है बाबू, ठीक है, कि अगर पेंडुलम को हम लोग लिफ्ट में रख देते हैं तो उस केस में टाइम पीरियड की क्या वैल्यू होगी, बढ़ेगी घटेगी या वही रहेगी, तो वो केसेज आपके अलग अलग बनेंगे। अब इसके लिए आपको लिफ्ट वाली जो सिचुएशन हमने डिस्कस किया था पीछे, ठीक है, फोर्स पढ़ते समय उस समय लिफ्ट की कंडीशन बताई गई थी, वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव जी की वैल्यू, वहाँ पे इफेक्टिव जी बताया गया था, तो यहाँ पे इफेक्टिव जी की वैल्यू का ही रोल है। तो जी की वैल्यू बढ़ रहेगी, जी की वैल्यू घट रही, क्या हो रहा है वो चीज़ें हम यहाँ पे बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सिचुएशन हमारा बनता है। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं बेटा, ये सारे कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए जा रहे हैं ना वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं। अदरवाइज सिंपल पेंडुलम आपने हाई स्कूल में भी 9th में पढ़ा होगा, T=2 π/L/g, उससे कहानी खत्म। बट आपके डेट पे खाली अब वही नहीं पूछा जाता, कह लो वो पूछा ही नहीं जाता, जो पूछा जाता है उसके अदर बेस्ड अप्लीकेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं, खाली उतने फार्मूले से काम नहीं चलता बेटा यहाँ पे, ठीक। हाँ ये है बेसिक्स आपका वही है, बेसिक फार्मूला आपका वही है, लेकिन एप्लीकेशन से भी बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जो आप बोर्ड में पढ़ते हो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सफिशिएंट नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया उतना ही जाता है। रीजन भी है क्योंकि वहाँ पे उतने से ही क्वेश्चन आपको एराइज होना होता है, तो उतना बता दिया जाता है। बट यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में क्वेश्चन आपके एराइज होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको सिंपल फार्मूले पे बनता है वो कम ही बनता है, या कह लो रेयरली बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, पेंडुलम इन ए लिफ्ट, पेंडुलम इन ए लिफ्ट। अब यहाँ पे भी सब कंडीशंस बहुत सारे बनेंगी बेटा। पेंडुलम इन ए लिफ्ट, अगर किसी लिफ्ट में आप पेंडुलम को रखते हैं बेटा, ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगा। देखो पेंडुलम की जो कंडीशन है, किसी भी चीज़ की कंडीशन है, तो लिफ्ट का मतलब हो गया, अब अगर आपको लिफ्ट को तीन से इतने सिचुएशन हम लोग फिलहाल डिस्कस करते हैं। एक कहते हैं बेटा लिफ्ट रेस्ट में हो, रेस्ट में रहेगा तो उस पर लगने वाला जो जी की वैल्यू होगी वो इफेक्टिव जी जो होगा वो जी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में आपके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस सिचुएशन में आपका टाइम पीरियड पे कोई भी बेटा इफेक्ट नहीं होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू रिमेन्स हमारी कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। दूसरा सिचुएशन होता है अगर पेंडुलम लिफ्ट आपका मूव कर रहा है। अब लिफ्ट के मूवमेंट के कई तरीके होते हैं बेटा, एक होता है अगर कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो भी एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी रिमेन्स कांस्टेंट बनी रह जाएगी, और उस केस में जब रिमेन्स कांस्टेंट है तो आपको जी की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, और जी की वैल्यू जब चेंज नहीं होगी तो टाइम पीरियड पे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
बट अगर आपका जो लिफ्ट है वो एक्सीलरेट हो रहा है अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है तो इफेक्टिव जी की वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी, अगर नीचे की तरफ होगा तो इफेक्टिव जी के लिए कंडीशन हमारी डिफरेंट हो जाएगी, तो वहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में हमारा टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है बेटा वो भी क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। तो कब कैसे चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला केस लेते हैं, पेंडुलम इन लिफ्ट की बात कर रहे हैं। पहला केस लेते हैं, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट इज एट रेस्ट। पहला केस इसमें बनाते हैं बेटा, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट बेटा हमारा रेस्ट मोड में होता है, अगर लिफ्ट जो आपका है वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, अगर लिफ्ट आपका रेस्ट कंडीशन में है तो उस केस में सिचुएशन क्या बनेगा, देखिए जैसे मान लो बेटा ये लिफ्ट है, यहां से आपने एक पेंडुलम को हैंग कर दिया, तो जी तो कहाँ काम करेगा, हमेशा जी बेटा डाउनवर्ड काम करता है, ये हमेशा किधर काम करता है, डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ऐसा दो पॉइंट हम साथ में लेते हैं, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड होगा, दैट इज बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और बी की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ए की वैल्यू 0 हो गई, तो एक्सेलेरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग बात करेंगे तो जो जी इफेक्टिव होगा बेटा, जी इफेक्टिव की वैल्यू हम लोगों ने वहां पे जब न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे ना फोर्स, तभी डिस्कस किया गया था बेटा, ऐसे सिचुएशन में जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो जी के बराबर हो जाता है, और जब जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के बराबर होता है तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो होगा 2π√L/जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी पेंडुलम को आप क्या लिफ्ट में रखते हैं और वो लिफ्ट अभी रुका हुआ है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, या तो बेटा रुका हुआ हो या तो कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मोशन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपका उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दैट इज इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, देन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट अफेक्टेड इनसाइड द लिफ्ट। तो उस केस में लिफ्ट के अंदर बेटा जो टाइम पीरियड आपका सिंपल पेंडुलम का होगा उस पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होता है, ठीक। सेकेंड केस लेते हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलेरेशन ए, अगर ए एक्सेलेरेशन से लिफ्ट आपका ऊपर की तरफ जाता है बेटा, तो अगर जो लिफ्ट आपका है वो ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 0, लेकिन जी किधर काम करेगा, हमेशा जी बेटा डाउनवर्ड ही काम करता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही काम करेगी। इस केस में जब हम दो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलेरेशन, तो दोनों का सम हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे जो होगा अफेक्टिव जी इफेक्टिव की जो वैल्यू मिलेगी हमें, जी इफेक्टिव जो आएगा बेटा वो हमारा आएगा G+A, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का सम हो जाता है बेटा। जैसे वेलोसिटी को काउंट करते थे वैसे यहाँ पे भी होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इफेक्टिव जी की वैल्यू G+A के बराबर हो जाती है, और जब G+A के बराबर होगा तो उस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो T इक्वल टू आएगा बेटा 2π√L/G इफेक्टिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम जब रखेंगे ना तो आएगा बेटा 2π√L/G+A के बराबर हो गया, ध्यान रखना G+A हो रहे हैं, और G+A होने का मतलब हो गया कि डिवाइडिंग फैक्टर बढ़ रहा है, और डिवाइडिंग फैक्टर बढ़ता है तो टाइम पीरियड की वैल्यू घटती है। इसका मतलब अगर किसी पेंडुलम वॉच को लेके आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो और लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में,
अगर लिफ्ट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा एक्सेलेरेट हो रही होती है, ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ आपका क्या हो रहा हो, अगर एक्सेलेरेट हो रहा हो तो उस कंडीशन में उसका जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो हमारी घट जाती है, क्योंकि आपका यहाँ पे डिवाइडिंग फैक्टर में जी प्लस ए हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव जी की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, तो इफेक्टिव जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घट जाता है। यदि पेंडुलम वॉच जो होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है, तेजी से चलने लगती है, ठीक, तो ये केस होता है। तो इस केस में क्या होगा, दैट इज टाइम पीरियड विल क्या करेगा, डिक्रीजेस, ये लिख सकते हो, दैट इज टाइम पीरियड विल बी डिक्रीजेस, टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो हमारी घट जाती है, टाइम पीरियड विल बी डिक्रीजेस। ऐसे केस में बेटा टाइम पीरियड का जो मान होता है वो हमारा घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अगला केस आप ले लेते हैं, थर्ड यही बना लेते हैं बेटा, तीसरा हम 3 में काम चला लेंगे। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, ये थर्ड केस बन रहे हैं। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, ये सेकेंड केस का ये फोटो है बेटा, मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। अब की बार ए एक्सेलरेशन से बेटा नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है, तो लिफ्ट का अब की बार जो मूवमेंट दिखा रहे हैं हम लोग ना, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जी तो ऑलरेडी नीचे लगता है, दोनों जब सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी डिक्रीज कर जाती है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे बेटा तो वैल्यू हमारी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, और जब डिक्रीज कर जाएगी तो उस केस में जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगा हमारा, यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा बेटा ये हो जाएगा जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारी घट जाएगी, जी माइनस ए के क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, और जब जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी माइनस ए, दैट इज टाइम पीरियड विल बी इनकी, देखो यहाँ जी माइनस ए हो रहा है बेटा, जब नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन से तो जी माइनस ए हो गया, इसका मतलब जो आपका क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, दैट इज टाइम पीरियड विल बी इंक्रीजेस, लिख सकते हैं दैट इज टाइम पीरियड विल बी इंक्रीजेस, दैट इज टाइम पीरियड विल बी इंक्रीजेज। ऐसे केस में जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो हमारी बेटा इंक्रीज कर जाती है, दैट इज टाइम पीरियड विल बी इंक्रीजेज। तो ऐसे सिचुएशन में टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाएगी। एक मिनट इसको आप देख लो बेटा, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बताते हैं। ये तो लिफ्ट की कंडीशन हो गई कि अगर लिफ्ट में हम लोग रखते हैं पेंडुलम को तो क्या सिचुएशन बनेगा, यहाँ से हम लोगों ने दिखा लिया बेटा। इसी में एक कंडीशन और हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसी का हम लोग इस थर्ड का एक बी पॉइंट कर लेते हैं, बी पॉइंट कर लेते हैं, इफ ए की जो वैल्यू है वो जी के बराबर हो जाए। तो बेटा जब ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगा तो जी माइनस जी, ये दोनों वैल्यू जीरो, जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रूट करेंगे तो इनफाइनाइट, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम लोग बोलते हैं बेटा सिंपल पेंडुलम का, अगर आपका क्या कर दिया जाए, एक फ्री फॉल करा हो, अगर यानी कि फ्री फॉल हो रहा हो तो उस कंडीशन में सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा है बेटा, इतना आप याद रखना, ए की वैल्यू जब जी के बराबर होगा तो टी की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट आ जाएगा। उस केस में यानी कि कोई भी अगर सिंपल पेंडुलम है, कोई भी बेटा अगर आपका क्या है सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो जिस लिफ्ट में लगाया आपने रखा है वो अगर लिफ्ट की चेन टूट जाए, रोप ब्रेक कर जाए, तो उस कंडीशन में लिफ्ट जो होगा जी से नीचे की तरफ आएगा, और जब वो बेटा जी से नीचे की तरफ आएगा, जी से अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उस कंडीशन में
इफेक्टिव जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, और इफेक्टिव जी जीरो होगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में इफेक्टिव जी की वैल्यू जीरो होगी तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो वहां से आप दिखा लेते बेटा कैसे आपका चेंजेस आएंगे, क्या वेरिएशन आएगा, वो सारी चीजें हमारी डिस्कस हो जाती हैं। अब इतने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो बेटा, नहीं तो फिर आगे हम लोग डिस्कस किया जाए। ठीक है, कहा जाता है ऐसे क्वेश्चन बना देंगे कि ये सिंपल पेंडुलम इज है पर प्रेजेंट इनसाइड ए लिफ्ट हुज रोप है यार, ठीक है, विल बी ब्रोकन और चेन विल बी ब्रोकन। अगर उसका रोप या चेन हमारा ब्रेक कर जाता है, ठीक है, रोप या चेन क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है, देन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी, तो आप बोलोगे टाइम पीरियड विल बी इनफाइनाइट, मतलब पेंडुलम जहां रहेगा बेटा ना वहीं रुका रह जाएगा। जैसे मान लो आपने ऐसे डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन से, आपने अगर इसको डिस्प्लेस किया तो अगर वो फ्री फॉल हो गया ना तो ये नीचे क्यों आ रहा था, ड्यू टू वेट का जो कंपोनेंट एम जी साइन थीटा था उसकी वजह से आ रहा था। तो अगर वो फ्री फॉल होगा तो वहां पे इफेक्टिव जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जहां पे रहेगा वहीं पे रुका रह जाएगा, यानी कि उसका मूवमेंट नहीं होगा टू एंड फ्रो, और मूवमेंट नहीं होगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हम लोग ले लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपका जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है बेटा वो आपकी इनफाइनाइट हो जाती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा क्वेश्चन बेस्ड ही हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर रहे हैं ना वो सब आपका क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा गौर किया करिए, क्या है कैसे हैं, वहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब एक चीज़ आपने ट्रक की बात किया होगा, अगर एक्सीलेटेड आपका कोई व्हीकल है, जैसे गाड़ी होती है, बस है, ट्रेन है, आपका कार है, कुछ भी है, उसमें एक अगर पेंडुलम को हैंग कर दिया जाए, ठीक, और उसे अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो अगर आपका गाड़ी रुकी हुई है या कांस्टेंट स्पीड से आपकी मूव कर रही है, रुकी हो बेटा या तो कांस्टेंट स्पीड से अगर उसका मोशन हो रहा हो, तो कांस्टेंट स्पीड से जब वो मोशन करता है तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई रूट L/g ही रहेगा। ऐसे केस में टाइम पीरियड की वैल्यू होगी T=2 पाई रूट L/g होता है। ठीक, लेकिन अगर गाड़ी आपकी एक्सेलेरेट कर दिया, आपने इसे स्टार्ट करते तो हम लोग एक्सेलेरेट करते हैं, तो अगर आपने एक्सेलेरेट कर दिया या डी एक्सेलेरेट कर दिया तो वहां पे टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो बेटा चेंज हो जाती है। रीजन क्या हुआ, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव जी की जो वैल्यू होगी वो हमारी बदल जाएगी। अब जी तो नीचे की काम कर रहा था, एक्सेलेरेशन आगे की तरफ काम कर, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आपकी आएगी वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू अपना होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और जब रिजल्टेंट वैल्यू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो उसके बेस पर फिर हम लोग वैल्यू वहां से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको कैसे आप करेंगे। एक सेकेंड बेटा, नेक्स्ट केस लेते बेटा, पेंडुलम इन एन एक्सीलरेटेड व्हीकल। पेंडुलम इन एन एक्सीलरेटेड व्हीकल, पेंडुलम इन एन एक्सीलरेटेड व्हीकल। अगर किसी एक्सीलरेटेड व्हीकल में बेटा किसी पेंडुलम को आप रखते हो तो सिचुएशन हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में अपना सिचुएशन क्या होगा, ये चीज हम कैसे स्टडी करते बेटा। ठीक है, देखो, तो कोई मान लो व्हीकल है बेटा, हम ऐसे ही बना लेते हैं डब्बा गाड़ी, ये मान लो व्हीकल है आपका है, ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, एक व्हीकल है जो बेटा ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है,
इसमें आपने एक पेंडुलम को हैंग कर दिया, ठीक। एक पेंडुलम को क्या किया बेटा आपने, हैंग किया। ठीक। अब इस केस में जो पेंडुलम को आपने हैंग किया बेटा, इस पे देखो दो एक्सेलेरेशन हमारे काम करेंगे। एक तो जी नीचे की तरफ इस पे काम करेगा बेटा, इस पे जी जो होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। और ये अगर ए एक्सीलरेशन से इधर की तरफ है, इफेक्टिव ए की वैल्यू यहाँ पे इधर की तरफ होगा। हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्म में आपका यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आपका एक्सीलरेशन होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो इधर की तरफ आ जाएगी। ये जी इफेक्टिव कह लीजिए, जी इफेक्टिव हमारा इधर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब दिखाएंगे बाबू, ठीक, तो देखो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली कैसे हैं आपके, हैं परपेंडिकुलर हैं। तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो आएगा बेटा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो वैल्यू आएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, बराबर, चूंकि दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं बेटा, ठीक है। तो टाइम पीरियड जब आप लिखेंगे, सो टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी बेटा, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो सकता हो रहा हो बेटा, मार्कर प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो उस केस में टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू होगी टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी इफेक्टिव होता है, एल अपान जी इफेक्टिव। तो यहाँ से वैल्यू रख दिया जाए, तो टी की वैल्यू हो गया बेटा 2 पाई रूट एल अपान जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गया बेटा, ठीक है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रूट जी स्क्वायर प्लस क्या है, ए स्क्वायर है। ध्यान रखेंगे रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर में क्या आ रहा है आपका, रूट आ रहा है। तो थोड़ी सी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। या ऐसे को कोई चीज़ अगर आपका रूट के अंदर रूट होता है तो उसे हम पावर 1/2 भी ले लेते हैं बेटा। तो इस टाइम में हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2। पावर क्या होगा 1/2 के बराबर। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बेस पे हमारा वैल्यू जो होता है बेटा वो कैलकुलेट हो जाता है कि अगर किसी व्हीकल के अंदर किसी बॉब को आप सिंपल पेंडुलम को हैंग कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका निकल जाता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। बोला जाता है बेटा अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक, कोई सिंपल पेंडुलम है, अगर उसको सस्पेंड कर दिया जाए किसी कार में, ठीक है, और जो कार है वो v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ के रेडियस r पे मूव कर रहा हो, ठीक है। देखो अभी तक तो कंडीशन इस पे बनाया जा चुका है आधा क्वेश्चन, इसी पे नया क्वेश्चन कर देगा कि एक कार है, ठीक है, एक कार है v वेलोसिटी से r रेडियस से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक। तो जब v वेलोसिटी से r रेडियस पे करेगा, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बेटा, पढ़ा था ना सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती थी जो क्या, वी स्क्वायर बाई आर। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू हम लोग लिखते थे बेटा वो वी स्क्वायर बाई क्या होता था, आर के बराबर होता था, टूवर्ड सेंटर लेते थे आप, ठीक। तो कंडीशन आपका क्या होगा कि यहाँ पे जब वैल्यू आप निकालेंगे ना, तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो गया। और जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है वो सेंटर की तरफ है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। तो दोनों का जब सम करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा बेटा हमारा कितना, जैसे लिखते हैं टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी। तो जी की वैल्यू हो जाएगी बेटा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्या, ए सी स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू होगी बी स्क्वायर बाई आर। तो इसका लिख लेंगे बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बेस पे लिखा लेते हैं। तो पॉइंट हमारा बन जाएगा
ऐसे पॉइंट इस पे बना लेंगे बेटा। इफ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड है बेटा, सस्पेंडेड इन ए कार मूविंग विथ वेलोसिटी v in a circular path having radius r। ठीक, हैविंग रेडियस क्या हो रहा है बेटा, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है बेटा, वो मूव कर रहा है। हैविंग रेडियस r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे अगर उसका मोशन हो रहा है तो सिचुएशन में क्या होगा देखो। तो जो टाइम पीरियड हमारा आएगा, तो g इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी तो आएगा अंडर रूट बेटा g स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, और यहाँ पे होगा बेटा इसकी वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू होती है बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जी इफेक्टिव की वैल्यू बेटा। ठीक, और हम लोग लिखते हैं टाइम पीरियड जो लिखा जाता है, सो टी इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट एल अपान जी इफेक्टिव। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आ रही है बेटा अंडर रूट जी स्क्वायर, यानी जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, इस पूरे के पावर 1/2। इस पूरे का पावर हो गया बेटा कितना आपका 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये केस आपका होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान अंडर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, पूरे का रूट हो गया बेटा अंडर रूट। ठीक, तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे होगा, इसी को हम लोग या तो अलग से दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ऊपर कर दीजिए। ठीक है, आर करके आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2 पाई रूट एल अपान, इस पूरे का फिर से आप रूट कर ले रहे हैं। तो जब हम लोग करेंगे बेटा ना, तो ये रूट में आएगा जी स्क्वायर प्लस 1 मिनट से, ये ऑलरेडी जी इफेक्टिव की वैल्यू इतनी हमारी आ रही है बेटा, और जी इफेक्टिव जब रखेंगे तो वैल्यू हमारी ऑलरेडी रूट में इतनी आ ही रही है। चलो ऐसे ही रहने दो। तो ये सिचुएशन हो गया, यहाँ से बेटा हम लोगों ने निकाल लिया टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, वो ऐसे कार में लटकाया गया है जो v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपकी वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, इस सिचुएशन में वैल्यू जो हमारी होगी वो यहाँ पे इसके बेस पे आपका कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप कर डालिएगा, फिर आगे फिलहाल देखते हैं थोड़ा सा और आप देख लीजिए। कल हमने स्टार्टिंग बताया था बेटा कि अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम लेते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू के लिए फार्मूला हम अगर टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी से करते हैं तो वो सिचुएशन हमारा क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन ये कंडीशन आपका तब तक के लिए लागू होता है जब तक एल की वैल्यू लेस देन आर के बराबर होता है। लेकिन जब एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में टाइम हमारा चेंज हो जाता है और फार्मूला बन जाता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई बाई जी। और वहाँ पे रखने पे जो वैल्यू हमारी आती है, डाटा रखने पे बोला था वैल्यू टाइम पीरियड का 84.6 मिनट के बेटा बराबर आता है। ठीक है, 84 पॉइंट क्या आता है, 6 मिनट के हमारा बराबर आ जाता है। ठीक, तो ये सिचुएशन आपका होगा, कैसे होगा, और जब एल की वैल्यू आर के बराबर लिख लेते हैं तो उस केस में वहाँ से कंडीशन चेंज करके टाइम पीरियड वगैरह चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे ठीक है वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 आवर आ जाता है। ठीक,
तो ये तो अलग अलग सिचुएशन हो गए क्या होते हैं। एक चीज और सुन लेते हैं बेटा, फिर कल बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। एक टाइम आता है सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, किसी को आइडिया है बेटा? सेकेंड पेंडुलम किसे कहते हैं, किसी को आइडिया है? व्हाट इज सेकेंड पेंडुलम, एनीबॉडी? देखो क्या होता है बेटा, हम लोग बोलते हैं जैसे आपने पेंडुलम बोला, सिंपल पेंडुलम, तो उसी में एक कंडीशन होती है कि अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम है, अगर बेटा उसका टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड लिया जाए, इफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विल बी 2 सेकेंड, देन इट इज नोन एज सेकेंड पेंडुलम। तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड पेंडुलम कह लेते हैं। अगर किसी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी 2 सेकेंड हो, तो उस केस में ऐसे जो आपका क्या होता है सिंपल पेंडुलम होता है, उसे को हम लोग सेकेंड पेंडुलम टर्म देते हैं। इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी 2 सेकेंड, देन दैट सिंपल पेंडुलम इज नोन एज सेकेंड पेंडुलम। तो ऐसे सिंपल पेंडुलम को हम लोग नाम क्या देते हैं, सेकेंड पेंडुलम कह लेते हैं बेटा, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड की जो वैल्यू आपकी जिससे कहा 2, और दूसरा चीज पूछा जाता है इस केस में अगर 2 सेकेंड है तो उसके जो लेंथ की वैल्यू होगी, जो स्ट्रिंग होगा, धागा होगा, तो उसकी लंबाई कितनी होती है। तो सेकेंड पेंडुलम की जो लेंथ आपकी आती है बेटा, वो अप्रॉक्सीमेटली 99.3 सेंटीमीटर के बराबर आता है। कहीं कहीं 1 मीटर ले लेते हैं सीधे सीधे। 99.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि जो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 99.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो 1 मीटर के बराबर होता है। मतलब अगर जो पेंडुलम लिया है उसकी लेंथ आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर है, तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड होगा, और ऐसे पेंडुलम को हम लोग टर्म देंगे बेटा सेकेंड पेंडुलम। याद रहेगा। एक चीज आपने पढ़ी होगी कि अगर किसी पेंडुलम आवाज को लेके आप ये कहाँ चले जाते हो, मून पे चले जाते हैं, तो कंडीशन क्या होगा बेटा? देखो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ सरफेस के जी का 1/6 माना जाता है। कितना मानते हैं बेटा हम लोग? अर्थ सरफेस पे जो जी की वैल्यू होता है उसका 1/6 माना जाता है। तो जब वैल्यू बेटा 1/6 होगा, तो इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू चूंकि जी इक्वल टू टी इक्वल टू 2π√L/g होता है, और जी की वैल्यू 1/6 हो रहा है, इसका मतलब √6 टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन थे, आपको देख लिया। कल हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम, मतलब स्प्रिंग से अगर कनेक्टेड कोई बॉब है तो उस केस में उसका टाइम पीरियड कैसे होगा, क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे मास आपका मास पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। जैसे अभी सिंपल पेंडुलम कहा तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बाकी फैक्टर पे डिपेंडेंसी थी। तो स्प्रिंग से कनेक्टेड बॉब होगा तो क्या होगा। फिर कुछ स्पेशल केसेस हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा, कि अगर किसी लिक्विड को किसी यूट्यूब में भर दिया जाए, तो उस केस में अगर एक साइड से प्रेस करके छोड़ दिया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। कोई बॉब है, अगर किसी हम लोग बाउल में हेमिस्फेरिकल बाउल में रखे डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो कैसा मोशन होगा। इस टाइप के बहुत सारे केसेस स्पेशल बनते हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को आप पढ़ के रखिएगा, बाकी आगे कल नेक्स्ट पीरियड में आपको डिस्कस किया जाएगा बेटा, ठीक। तो आज फिलहाल यहीं तक, चलिए फिर ओके बेटा।